अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क़याम पाकिस्तान की कहानी, द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने 1898 से लेकर 1930 तक के मतलब जो है अहम MCQs को इस वीडियो का हिस्सा बनाया है। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आप देख रखे हैं हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच। आप इस चैनल से जो है पॉलिटिकल साइंस और उससे रेलिवेंट जितने भी दीगर सब सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में इंतहाई अहम वीडियोज़ जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। उम्मीद है आप अपने गुज़िश्ता प्रैक्टिस को दोहराते हुए जो है आज की इस वीडियो के बारे में भी अपना कीमती फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर देंगे। आपका फ़ीडबैक जो है यकीनन हमारी हौसला अफजाई का सबब बनता है, और अगर उसमें कोई गलती कोताही हो तो हमारी इस्लाह के लिए भी वो इतना ही मुफीद साबित होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच, और आज का हमारा टॉपिक है क़याम पाकिस्तान की कहानी हिस्सा 2, जो कि 1898 से लेकर यानी सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात से लेकर जो है 1930 तक के मामलात को जो है इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए? डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को जो है वो पैदा हुए थे। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारे पास, शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए? शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल जो हैं वो 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए थे और वो सियालकोट में पैदा हुए। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए? नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान जो हैं 1 अक्टूबर 1895 को जो है पैदा हुए थे, और नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान रियासत हरियाणा के ज़िला करनाक में पैदा हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर 3 बातें आपने याद रखनी हैं कि नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान कब पैदा हुए। उसका जवाब है 1 अक्टूबर 1895। फिर वो यूनाइटेड इंडिया की किस रियासत में पैदा हुए, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान जो हैं वो यूनाइटेड इंडिया की रियासत हरियाणा में पैदा हुए थे और उनका डिस्ट्रिक्ट करनाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान आला तलीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान कब चले गए थे? तो नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान जो हैं आला तलीम हासिल करने के लिए सितंबर 1919 को है वो इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा कि नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान जो हैं वो सितंबर 1919 को जो है आला तलीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए थे। 1927 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिन्ना लीग और शफ़ी लीग के दरमियान तकसीम हो गई थी, तो उस वक्त जो है लियाक़त अली ख़ान ने किसका साथ दिया था? डियर स्टूडेंट्स, 1927 में जो है जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने दहली तजावीज़ यानी दहली प्रपोज़ल्स पेश की, और दहली प्रपोज़ल्स के ऊपर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे उनके दरमियान कुछ ऐसे इख्तलाफात पैदा हुए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वक्ती तौर पर 2 सियासी दड़ों में तकसीम होगी। एक सियासी दड़ा जो है वो जिन्ना लीग कहलाता था, और दूसरा सियासी दड़ा जो है उसको शफ़ी लीग का नाम दिया गया। आपने बताना ये है कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है जिन्ना लीग और शफ़ी लीग के दरमियान इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर तकसीम हो गई थी, तो उस वक्त जो है लियाक़त अली ख़ान ने किसका साथ दिया था? यानी इन्होंने जिन्ना लीग का साथ दिया था या फिर शफ़ी लीग का साथ दिया था? तो इसका दुरुस्त जवाब है कि लियाक़त अली ख़ान जो थे उन्होंने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया, यानी उन्होंने जिन्ना लीग का साथ दिया था। तो क़ायद आज़म जो लियाक़त अली ख़ान हैं उन्होंने क़ायद आज़म का साथ देते हुए मुस्लिम लीग, जिन्ना लीग को सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, चौधरी रहमत अली कब और कहाँ पैदा हुए? चौधरी रहमत अली वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। तो आपने बताना ये है कि चौधरी रहमत अली जो हैं वो कब पैदा हुए और कहाँ पे पैदा हुए? तो डियर स्टूडेंट्स, चौधरी रहमत अली जो हैं वो 16 नवंबर 1897 को जो है पैदा हुए थे। 16 नवंबर 1897 को पैदा हुए, और सूबा पंजाब का ज़िला होशियारपुर जो है वहाँ पे पैदा हुए थे, तो गोया उनका तल्लुक़ भी पंजाब के साथ था। दोबारा देख लीजिएगा, चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 को सूबा पंजाब के ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चौधरी रहमत अली ने लाहौर, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपोजिंग का थोड़ा सा इशू है,
ये लाहौर है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। चौधरी रहमत अली ने लाहौर के किस कॉलेज में इंटर और बीए का इम्तिहान पास किया? इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड, लाहौर से। चौधरी रहमत अली जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, उन्होंने जो है अपनी FA और BA की जो तालीम है वो इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड, लाहौर से हासिल की थी। इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड, लाहौर से जो है उन्होंने इंटर किया और उसके साथ जो है BA की तालीम भी यहीं से हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, BA करने के बाद चौधरी रहमत अली किन अखबारात से वाबस्ता रहे? तो जब चौधरी रहमत अली ने इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड, लाहौर से जो है इंटर और BA की तालीम मुकम्मल कर ली, तो उसके बाद जो है वो कौन से अखबारात जिससे मुंसलिक हो गए थे? तो उसमें 2 अखबारात के साथ वो मुंसलिक हुए थे। पहला है ये कश्मीरी रहनुमा थे मोहम्मदीन फ़ौक, तो मोहम्मदीन फ़ौक का अखबार था कश्मीरी गज़ट, उसके साथ वाबस्ता हुए। और दूसरा बहुत मशहूर अखबार था मौलवी महबूब आलम का अखबार था पैसा, तो उसके साथ वाबस्ता हुए। तो गोया चौधरी मोहम्मद अली जो हैं, उन्होंने जब BA की तालीम मुकम्मल कर ली इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड, लाहौर से, तो फिर वो 2 अखबारात के साथ मुंसलिक हो गए थे, एक कश्मीरी गज़ट और दूसरा अखबार का नाम था पैसा। तो कश्मीरी गज़ट जो है वो मोहम्मदीन फ़ौक ने जारी किया था, जबकि पैसा अखबार जो है वो मौलवी महबूब आलम ने जो है वो जारी किया था। और कुछ अर्सा जो है चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, उन्होंने जो है इन अखबारात के अंदर जो है वो अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान फादरलैंड ऑफ द पाक नेशन के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? ये किताब का नाम है पाकिस्तान फादरलैंड ऑफ द पाक नेशन। तो इसका दुरुस्त जवाब है चौधरी रहमत अली। यही वो अखबार है जिसके अंदर उन्होंने जो है पाकिस्तान का नाम जो था वो तजवीज़ किया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का जो नाम तजवीज़ किया था इस नई रियासत का, तो उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान फादरलैंड ऑफ द पाक नेशन के अंदर जो है इसकी तफसीलात जो थी वो बयान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर कब पैदा हुए? तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर 10 दिसंबर 1877 को पैदा हुए थे। तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर 10 दिसंबर 1878 को जो है वो पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाले जबरील किस शहर का मजमूआ कलाम है? आपने बताना ये है कि बाले जबरील जो है किस शहर का मजमूआ कलाम है। तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। बाले जबरील जो है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मजमूआ कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बी अम्मा तहरीक आज़ादी के किन 2 मशहूर रहनुमाओं की वालदा मोहतरमा का नाम था? तो इसमें दुरुस्त जवाब है मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली। बी अम्मा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालदा मोहतरमा का नाम था। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो बहुत अहम है कि ये उनका जो है, एक आप यूँ समझ लें कि बी अम्मा उनको एहतरामन कहा जाता था, एक्चुअली उनका नाम था आबादी बेगम। आबादी बेगम उनका असल नाम था, लेकिन उनको जो है एहतरामन जो है बी अम्मा जो है वो कहा जाता था, जिसका निक नेम पड़ जाता है। तो बी अम्मा के नाम से वो मशहूर थी, लेकिन एक्चुअली उनका नाम था आबादी बेगम। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जो थे, उनकी वालदा मोहतरमा जो है का असल नाम आबादी बेगम था, लेकिन वो बी अम्मा के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मशक़ सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत की। ये एक मशहूर शेर है मशक़ सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। शायर का नाम बताएं। तो शायर ने अपना तखल्लुस दूसरे मिसरे में जो है इस्तेमाल किया है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि तहरीक आज़ादी के कारकुन हसरत मुहानी जो हैं, ये उनका खूबसूरत शेर है। तहरीक आज़ादी के मशहूर कारकुन हसरत मुहानी का ये शेर है सुखने मशक जारी चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये शेर जो है आप जो है ज़ुबानी याद कर लीजिएगा, बहुत खूबसूरत शेर है सुखने मशक जारी चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तहरीक आज़ादी
पाकिस्तान के किस रहनुमा ने उर्दू मोहल्ला नामी जरीदा जारी किया था? दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। तहरीक आज़ादी के किस रहनुमा ने उर्दू मोहल्ला नामी जरीदा जो है वो जारी किया था? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी जो हैं, जो तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के बड़े नामवर और बड़े मुतहरक कारकुन थे, उन्होंने जो है उर्दू मोहल्ला जो है उसके नाम से एक जरीदा जो है वो जारी किया था, उर्दू मोहल्ला। तो मौलाना हसरत मोहानी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची के बानी का नाम क्या था? डियर स्टूडेंट्स, एक तो पहले ये याद रखिएगा कि सिंध मदरसतुल इस्लाम जो है वो 1885 में जो है कराची में कायम हुआ था। और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है इसी मदरसे जो है वो हासिल की थी। तो इसके बानी जो थे उनका नाम है हसन अली अफंदी। हसन अली अफंदी जो हैं वो सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची के बानी हैं, जो कि 1885 में कराची में कायम हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का तल्लुक़ हिंदुस्तान के किस शहर से था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं उनका तल्लुक़ हिंदुस्तान के किस शहर के साथ था? शहर का नाम है रामपुर। शहर का नाम है रामपुर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का तल्लुक़ जो है हिंदुस्तान के शहर रामपुर के साथ था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इंग्लिस्तान के किस मशहूर तालीमी इदारे से कानून की तालीम हासिल की थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है लिंकन्स इन। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इंग्लिस्तान के मशहूर तालीमी इदारे लिंकन्स इन में जो है वो तालीम हासिल की थी। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि तहरीक पाकिस्तान के अंदर जितने भी नामवर कारकुन हैं, जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ां हैं, हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह हैं, लियाक़त अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका भी ज़िक्र हुआ है, तो उन्होंने जो है बरतानिया से जो है आला तालीम हासिल की है। बरतानिया की जो मशहूर यूनिवर्सिटीज़ थी, मशहूर जो तालीमी इदारे थे, वहाँ से जो है उन्होंने तालीम हासिल की और वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद जो है वो वापस जो है वो हिंदुस्तान आए और यहाँ पे आकर जो है उन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है भरपूर जद्दोजहद और भरपूर कोशिश की। और फिर इतनी मेहनत और जद्दोजहद की कि आखिरकार जो है उनकी कोशिशें जो हैं वो रंग लीं और 14 अगस्त 1947 को जो है हिंदुस्तान जो है वो तकसीम हुआ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इंग्लिस्तान के किस मशहूर तालीमी इदारे में तुलबा यूनियन के सेक्रेटरी भी रहे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब इंग्लिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए गए थे तो वहाँ पे वो एक तालीमी इदारे की जो तुलबा यूनियन थी, स्टूडेंट यूनियन थी, उसके वो सेक्रेटरी भी थे। आपने बताना ये है कि उसका नाम क्या था? तो डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो तुलबा यूनियन थी उसके वो सेक्रेटरी भी रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तुलबा यूनियन के सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, रईसुल अहरार तहरीक पाकिस्तान के किस मशहूर रहनुमा का लक़ब है? आपने बताना ये है कि रईसुल अहरार जो है तहरीक पाकिस्तान के किस मशहूर सियासी रहनुमा का लक़ब है? तो उसका जवाब भी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इस एपिसोड के अंदर आप देख रहे हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा। रईसुल अहरार तहरीक पाकिस्तान के किस मशहूर रहनुमा का लक़ब है? तो इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके साथियों पर बगावत का मुकदमा कब और कहाँ चलाया था? डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों ने जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ख़िलाफ़ बगावत का जो मुकदमा है वो 1921 में जो है 1921 में चलाया था और कराची के अंदर जो है खालिक दीना हाल के अंदर जो है वो मुकदमा चलाया गया था। दोबारा देखिएगा, इंतहाई अहम क्वेश्चन है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं उन पर बरतानवी हुकूमत की तरफ से बगावत का मुकदमा चलाया गया था और वो मुकदमा जो है 1921 में चलाया गया था और वो खालिक दीना हाल कराची के अंदर जो है वो मुकदमा चलाया गया था। इस क्वेश्चन को आप लाजमी तौर पे जो है ज़हन-नशीन रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हज़रत अल्लामा इकबाल की पहली तसनीफ़ का नाम क्या है? हज़रत अल्लामा इकबाल की पहली जो तसनीफ़ है उनका नाम है इल्मुल इक्तिसाद। इल्मुल इक्तिसाद जो है डियर स्टूडेंट्स नसर में है। अगरचे अल्लामा इकबाल की जो वजह शोहरत है वो उनकी शायरी है। शायरी के अंदर उनकी बेशुमार किताबें हैं और उनको दुनिया भर के अंदर जो है शायरी के नाम से जाना जाता है। उनको शायर मशरक़ का नाम दिया गया है।
قومی شاعر بھی جو ہے ان کا لقب ہے، لیکن ان کی جو پہلی کتاب تھی وہ علم الاقتصاد ہے اور وہ نثر کے اندر جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ یہ 2-3 باتیں آپ نے اس کویشچن کے حوالے سے یاد رکھنی ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، حضرت علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان کس سال گئے تھے؟ 1905 میں۔ حضرت علامہ اقبال جو ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1905 میں جو ہے وہ انگلستان تشریف لے گئے تھے۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، مولانا محمد علی جوہر کے اخبار کامرٹ کا پہلا پرچہ کب شائع ہوا تھا؟ مولانا محمد علی جوہر جو ہیں انہوں نے 2 اخبار جو تھے جاری کیے تھے، ایک کا نام ہمدرد تھا اور دوسرے اخبار کا نام تھا کامرٹ۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کے اخبار کامرٹ کا پہلا پرچہ جو ہے کب شائع ہوا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے 13 جنوری 1911 کو۔ 13 جنوری 1911 کو جو ہے مولانا محمد علی جوہر کے اخبار کامرٹ کا پہلا پرچہ جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ 13 جنوری 1911 کو مولانا محمد علی جوہر کے اخبار کامرٹ کا جو ہے باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس، تحریک پاکستان کے اہم کارکن محترمہ فاطمہ جناح کب پیدا ہوئیں اور ان کا انتقال کب ہوا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی ہمشیرہ تھیں، ان کے جو پیدائش ہے وہ 1891 میں ہوئی ہے اور 1967 میں جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا۔ 1891 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1967 کے اندر جو ہے قیام پاکستان کے بعد جو ہے 1967 میں جو ہے محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، تقسیم بنگال کے وقت ہندوستان کا وائسرائے کون تھا؟ تقسیم بنگال جو ہے جو 1905 میں ہوئی تھی اور 1911 میں جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس کی منسوخی کی بنیادی وجہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھی کہ ہندو جو تھے اور آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے اس نے اس تقسیم کو اس لیے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس تقسیم کے نتیجے میں جو ہے ایک مسلم اکثریتی صوبہ جو تھا وہ قائم ہو گیا تھا، جو کہ متعصب اور تنگ نظر آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف باقی ہندوؤں کے ساتھ مل کر بھرپور تحریک چلائی اور آخرکار برطانوی حکومت جو ہے اس کو آل انڈیا نیشنل کانگریس اور ہندوؤں کے احتجاج کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے اور مجبوراً جو ہے اس کو وہ تقسیم جو ہے یعنی اپنا ہی فیصلہ جو ہے وہ واپس لینا پڑا تھا۔ اگرچہ یہ تقسیم خالص انتظامی بنیادوں پر ہوئی تھی لیکن ہندو جو انتہا پسند مذہبی تنظیمیں تھیں انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دے دیا، جس کی وجہ سے جو ہے سیاست میں تشدد بھی آیا اور آخرکار جو ہے برطانوی حکومت کو اپنا ہی کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ دباؤ کے اندر آ کر جو ہے واپس لینا پڑا تھا۔ لیکن ہمارا کویشچن ہے تقسیم بنگال کے وقت ہندوستان کا وائسرائے کون تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے لارڈ کرزن۔ لارڈ کرزن جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 1899 میں جو ہے ہندوستان کے وائسرائے بن کر رہے تھے اور 1905 تک جو ہے یہ ہندوستان کے وائسرائے رہے تھے۔ 1899 سے لے کر 1905 تک یہ ہندوستان کے وائسرائے رہے، فرام 1899 ٹو 1905 تک۔ تو یہ وائسرائے لارڈ کرزن کا دورانیہ ہے اور جب بنگال کو تقسیم کیا گیا تھا تو اس وقت جو ہے یہیں اس وقت ہندوستان کے وائسرائے تھے، لیکن جب تقسیم بنگال کی تنسیخ کی گئی تو اس وقت جو ہے یہ برسر اقتدار نہیں تھے۔ نیکسٹ کویشچن ہے تقسیم بنگال کے وقت ہندوستان کا وائسرائے کون تھا؟ تو یہ کویشچن ہو گیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس لارڈ کرزن۔ تو نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، شملہ وفد کی تشکیل کے وقت ہندوستان کا وائسرائے کون تھا؟ 1 اکتوبر 1906 کو جو ہے جب شملہ وفد جو ہے وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں 1 اکتوبر 1906 کو 1 اکتوبر 1906 کو جو ہے جب مسلمانوں کا ایک وفد جو ہے جو کہ 35 اراکین پر مشتمل تھا، 35 اراکین پر مشتمل ایک وفد جو ہے سر آغا خان کی قیادت میں جو ہے جب وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا تھا تو اس وقت جو ہے ہندوستان کا وائسرائے کون تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے وائسرائے تھے اس وقت لارڈ منٹو۔ لارڈ منٹو اس وقت وائسرائے تھے جب مسلمانوں کا 35 اراکین پر مشتمل سر آغا خان کی سرپرستی میں جو ہے ایک وفد جو ہے وائسرائے سے شملہ کے مقام پر ملا تھا، تو وائسرائے کا نام تھا لارڈ منٹو۔ نیکسٹ کویشچن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 1919 کی اصلاحات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ لفظ جو ہے یہ اصطلاحات نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہے اصلاحات، تو اس میں تویں جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
इस्लाहात की मंजूरी के वक्त हिंदुस्तान का वाइसराय कौन था? 1919 में जब बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से हिंदुस्तान में नई दस्तूरी रिफॉर्म्स जो थी वो मुतारफ़ करवाई गई, तो उस वक्त हिंदुस्तान का वाइसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हिंदुस्तान के वाइसराय का नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 की इस्लाहात के वक्त। यही वजह है कि 1919 की इस्लाहात को जो है चेम्सफोर्ड इस्लाहात भी कहा जाता है या चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तजावीज़ दहली, नेहरू रिपोर्ट, क़ायद आज़म के 14 नुकात और साइमन कमीशन की हिंदुस्तान आमद के वक्त हिंदुस्तान का वाइसराय कौन था? डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम दुरुस्त जवाब की तरफ चले, डियर स्टूडेंट इसका जो दुरुस्त जवाब है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है। तजावीज़ दहली जो है ये 1927 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में जो है वो पेश की गई थी, और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 नुकात हैं वो 1929 में जो है वो दिल्ली में जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से पेश किए गए थे। ये तीनों वाक़यात जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और साइमन कमीशन का तल्लुक़ भी इन्हीं वाक़यात के साथ है। तो बरतानवी हुकूमत जो है जिसने 1919 की जब इस्लाहात नाफज की थी तो उसने साथ ही ये भी वादा किया था कि 10 साल के बाद जो है इन रिफॉर्म्स का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा और हिंदुस्तान का नया आइन जो है वो नाफज किया जाएगा। तो अब चूँकि वक्त करीब आ रहा था, इसलिए इससे पहले कि बरतानवी हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी की इस्लाहात नाफज कर देती, तो हिंदुस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें थीं, जैसे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, तो उन्होंने कोशिश की कि ऐसी इस्लाहात के नफाज से पहले जो है ये अपने मुतालबात बरतानवी हुकूमत के सामने रखें। अब चूँकि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान शदीद इख्तलाफात भी उस वक्त तक जो है मंजर यहाँ पर आ चुके थे, और यही क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो 1927 तक जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी नज़र आते हैं। यही वजह है कि उन्होंने जो है वो 1927 में जब दिल्ली प्रपोजल्स पेश की तो उन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा था मुसलमानों का कि हिंदुस्तान के अंदर जुदागाना तर्ज़ इंतखाब राइज किया जाए, और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो ये समझती थी कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मुसलमानों का जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का मुतालबा है, और जब तक मुसलमान जो हैं ये मुतालबा लेकर चलेंगे तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान जो है वो इत्तेहाद नहीं हो सकता। और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं चूँकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब तक ये दोनों कौमें जो हैं वो मुत्तहिद होकर जो है बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद नहीं करेंगी, उस वक्त तक जो है वो बरतानवी हुकूमत से अपने मुतालबात नहीं मनवा सकती। यही वजह है कि 1927 में जो है क़ायद आज़म ने जुदागाना तर्ज़ इंतखाब के हक़ से मशरू तौर पर जो है दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अगले साल जो है 1928 में जो है जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो थोड़ी बहुत रियायत दी थी, लचक का मुज़ाहरा किया था, और वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और मोतीलाल नेहरू और दीगर जो हिंदू रहनुमा थे उनकी तरफ से जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें मुसलमानों के मुतालबात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया था, और एक ऐसी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के अंदर ऐसे मुतालबात पेश किए जो कि खालिस मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी थे, वो इंतहाई ज़्यादा तंग नज़री पर मबनी थे। और ये वो मौका था नेहरू रिपोर्ट जब पेश की गई जब क़ायद आज़म जो थे वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से मुकम्मल तौर पे मायूस हो गए थे, और वो इस नतीजे पर पहुँचे थे कि अब हिंदू और मुसलमानों के रास्ते मुस्तकिल तौर पे जुदा हैं। और वो दौर जो है उससे लेकर फिर ऑनवर्ड जो है क़ायद आज़म ने कभी भी जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम नहीं किया, और नेहरू रिपोर्ट के पेश आने के बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सारी जद्दोजहद, अपनी सारी कोशिश, मेहनत और तवानाई जो है फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो वक़फ़ कर दी थी। तो ये वो मौका है कि जब हिंदू और मुसलमानों के रास्ते मुश्किल तौर पे जुदा हो गए। आप देख रखे हैं कि ये वो मौका था जब हिंदू और मुसलमानों के रास्ते जुदा हुए, और उस दौर से लेकर आज तक जो है यानी हिंदुस्तान की तकसीम के बाद भी और पाकिस्तान के क़याम के बाद भी और भारत के क़याम के बाद भी हिंदू और मुसलमान जो हैं या पाकिस्तान और भारत जो हैं वो किसी एक प्लेटफार्म के ऊपर जो है कभी भी इकट्ठे नहीं हुए। तो ये जो सफ़र है इसका जो आगाज़ है हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात के अंदर जो शिद्दत पैदा हुई और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, ये दरअसल ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, उसकी जो हामी दीगर छोटी बड़ी सियासी जमातें थी जो मुतअस्सिब हिंदू थे, जब उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की और नेहरू रिपोर्ट के अंदर ऐसे मुतालबात किए जो मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी थे, तो उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो है मजबूर कर दिया
کہ وہ اپنا راستہ خود تلاش کریں۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں جو ہے 14 نکات پیش کیے، تو وہ 14 نکات جو ہیں وہ صرف اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ پر مبنی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو کویشچن ہے، کویشچن کی طرف واپس آتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا آپ کو تفصیل بتا دی۔ تجاویز دہلی، نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 نکات اور سائمن کمیشن کی ہندوستان میں آمد، یہ 4 واقعات جو ہیں جب رونما ہو رہے تھے تو اس وقت ہندوستان کا وائسرائے کون تھا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کا درست جواب ہے وائسرائے اس وقت تھے لارڈ ارون، جو کہ 1925 میں ہندوستان کے وائسرائے بنے تھے، اور 1931 تک جو ہے جب دوسری گول میز کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت تک جو ہے لارڈ ارون جو ہے وہ ہندوستان کے وائسرائے تھے۔ دوبارہ دیکھیے گا، 1925 سے لے کر 1931 تک جو ہے ہندوستان کے وائسرائے کا نام تھا لارڈ ارون، اور اس دور میں جو ہے جو بڑے اہم واقعات رونما ہوئے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے دہلی پروپوزل پیش کی گئی، انڈین نیشنل کانگریس اور ہندوؤں کی طرف سے نہرو رپورٹ پیش کی گئی، پھر قائد اعظم کے 14 نکات ہیں، خطبہ الہ آباد ہے، سائمن کمیشن کی آمد ہے، سائمن کمیشن کی رپورٹ ہے، پہلی گول میز کانفرنس 1930 میں کنڈکٹ ہوئی، پھر دوسری گول میز کانفرنس بھی ہوئی، اور گاندھی ارون معاہدہ بھی جو ہے انہی کے ساتھ ہوا تھا، لارڈ ارون کے ساتھ جو ہے۔ تو یہ بڑے اہم واقعات جو ہے ان کے دور حکومت میں رونما ہوئے تھے۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس 1931 تا 1936 تک ہندوستان کا وائسرائے کون تھا؟ تو 1931 سے لے کر 1936 تک جو ہندوستان کے وائسرائے تھے ان کا نام تھا لارڈ ولنگٹن۔ لارڈ ولنگٹن جو ہیں وہ 1931 سے لے کر 1936 تک ہندوستان کے وائسرائے کے عہدے پر فائز رہے، لارڈ ولنگٹن۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، ملکہ وکٹوریہ کب سے کب تک برطانوی ملکہ رہی ہیں؟ ملکہ وکٹوریہ جو ہیں وہ تخت پر جو ہے 1901 میں تخت نشین ہوئیں، اور 1958 میں جو ہے، بہت معذرت، 2 دفعہ جو ہے یہ بلاول والا کیس ہو گیا میرے ساتھ بھی۔ آج جو ہے ہم بلاول کا مذاق بنا رہے تھے تو میرے ساتھ بھی جو ہے وہ جو ہو گیا ایشو ایسے ہی ہو گیا، بہت معذرت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملکہ وکٹوریہ جو ہیں وہ 1858 کو جو ہے ملکہ وکٹوریہ جو ہیں وہ 1858 کو تخت نشین ہوئیں، اور 1901 تک جو ہے وہ تخت نشین رہی ہیں، 1858 سے لے کر 1901 تک۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس کو ذہن نشین رکھیے گا، ملکہ وکٹوریہ 1858 یعنی جنگ آزادی کے 1 سال بعد جو ہیں وہ برسر اقتدار رہیں، اور 1901 تک جو ہے وہ برطانیہ کی تخت نشین رہی ہیں، اور برطانیہ کی ملکہ کے فرائض جو ہیں سر انجام دیتی رہی ہیں۔ 1858 سے لے کر 1901 تک جو ہے ملکہ وکٹوریہ جو ہیں وہ برطانیہ میں تخت نشین رہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے یہ جو میرے ساتھ جو ایشو ہوا ہے بلاول والا جو ہے آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن کون سا ہے؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا 21واں سالانہ اجلاس کب اور کہاں منعقد ہوا تھا؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو 21واں سالانہ اجلاس ہے وہ 30 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں منعقد ہوا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ بات یاد آ گئی ہوگی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو 21واں سالانہ اجلاس ہے اس میں کون سا اہم مطالبہ کیا گیا تھا؟ تو اس اجلاس کی جو صدارت ہے وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، اور اسی اجلاس کے اندر جو ہے ان نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ تو 30 دسمبر 1930 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس الہ آباد میں کنڈکٹ ہوا اور جس کی صدارت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، وہ مسلم لیگ کا 21واں سالانہ اجلاس تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور بات بتا دوں کہ 23 مارچ 1940 کو جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے جس اجلاس کے اندر قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو وہ 27واں اجلاس تھا، یعنی آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے کہ وہ 27واں اجلاس تھا، اور یہ 2 اہم باتیں ہیں۔ اسی بات کا نیکسٹ ایپیسوڈ 1940 میں ہوا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات میں پہلا مطالبہ کون سا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات بہت مشہور ہیں، ہم جو ہے اسکول میں جب جانا شروع کرتے ہیں تب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے گا کہ پہلا مطالبہ کیا تھا؟ تو پہلا مطالبہ تھا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وفاقی نظام حکومت رائج کیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کا پہلا مطالبہ ہے ہندوستان میں وفاقی نظام حکومت جو ہے وہ رائج کیا جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات بھی ذہن رکھیے گا کہ وفاقی نظام حکومت سے مراد ایک ایسا فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے جس میں حکومت کرنے کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ایک مرکزی اور چند صوبائی حکومتوں کے درمیان جو ہے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے جو ہے وہ تقسیم کرتی جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہوتی ہے
वो अख्तियारात की उस तकसीम की निगरानी के फ़रज़ जो हैं सर अंजाम देती हैं। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जो चंद इकाइयों पर मुश्तमिल हो और वो इकाइयाँ बाहम मिलकर जो हैं एक वफाक कायम कर लेती हैं, और अख्तियारात जो हैं वो कुछ अख्तियारात वफाक के पास होते हैं और कुछ सूबाई हुकूमतें जो होती हैं उनके पास होते हैं, और अख्तियारात की ये तकसीम जो है वो रियासत का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके मुताबिक तकसीम की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट को अख्तियारात की इस तकसीम का निगरान भी मुकर्रर किया जाता है। तो ये बहुत अहम मुतालबा है। अभी हम नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन छोड़कर इसको डिस्कस भी करते हैं कि ऐसा मुसलमानों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वफाकी निज़ाम हुकूमत का मुतालबा क्यों किया था, इसके पीछे लॉजिक क्या थी, इसको हम थोड़ी देर के बाद जो है डिस्कस करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस कमेटी ने जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी उसमें शामिल मुसलमान रहनुमाओं के नाम बताइएगा। जिस कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की उसमें 2 मुसलमान रहनुमा शामिल हुए थे, एक का नाम था मोहम्मद शुएब कुरैशी और दूसरे का नाम था सर अली इमाम। मोहम्मद शुएब कुरैशी और सर अली इमाम वो मुसलमान थे जिन्होंने उस इजलास में शिरकत की थी, उस जिसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी उस कमेटी के अंदर जो है ये लोग शामिल हुए थे। तो इसका दुरुस्त जवाब है सर मोहम्मद शुएब कुरैशी और सर अली इमाम। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट में वफाकी निज़ाम हुकूमत का मुतालबा किया गया था या वहदानी निज़ाम हुकूमत का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है वहदानी निज़ाम हुकूमत। नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें मुतालबा किया गया था कि हिंदुस्तान के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी वहदानी निज़ाम हुकूमत राइज किया जाए, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने अपने 14 निकात के अंदर जो है ये मुतालबा किया था कि हिंदुस्तान के अंदर वफाकी निज़ाम हुकूमत यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो राइज किया जाए। डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा कि अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर्स यानी तकसीमी अख्तियारात के अतबार से जो है 2 निज़ाम होते हैं, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है एंड द सेकंड इज़ कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है यानी जो वहदानी निज़ाम हुकूमत होता है उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट कायम होती है और उसमें सूबे कायम नहीं होते, और पूरे मुल्क के ऊपर जो है वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो निज़ाम अपना कायम करती है, तमाम अख्तियारात उसके पास होते हैं। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है सूबों का कोई जिक्र जो है नहीं होता, तो तमाम अख्तियारात जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के गिरफ्त में होते हैं। जबकि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें सूबे कायम किए जाते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट कायम की जाती है, और अख्तियारात जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो है सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट कायम की जाती है उसके दरमियान तकसीम कर दी जाते हैं, और सूबे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। तो अब कांग्रेस ने मुतालबा क्या किया, वहदानी निज़ाम हुकूमत का, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कायद-ए-आज़म ने मुतालबा किया वफाकी निज़ाम हुकूमत का। अब वजह क्या थी? वजह ये थी कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि जब अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं और इक़्तिदार जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सुपुर्द कर दिया जाए। अगर वहदानी निज़ाम हुकूमत होगा तो ज़ाहिर है चूँकि हिंदू अक्सरियत में थे तो उन्हें इस बात का यकीन था कि चूँकि हम अक्सरियत में हैं तो लिहाजा पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। जबकि मुसलमान ये समझते थे कि हिंदू तो अक्सरियत में हैं, जब भी हिंदुस्तान के अंदर जमहूरी बुनियादों के ऊपर जो है वो हुकूमत कायम होगी, इलेक्शन होंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है कोई नया सियासी सेटअप कायम होगा, तो ज़ाहिर है वफाक के अंदर जो है तो ये बात तो यकीनी थी कि वफाक के अंदर जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की ही हुकूमत बनेगी। लेकिन उन्हें यह था कि कम अज़ कम वो सूबे जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं वहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम हो सकती है, और वो सूबे जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं कम अज़ कम उसके जो अवाम हैं उसके जो शहरी हैं वो हिंदू तअस्सुब, कांग्रेस की नफ़रत और उनके जो ज़ालिमाना रवैया था उससे महफूज रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। तो इसका जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो वफाकी निज़ाम हुकूमत का मुतालबा कर रखे हैं, और जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है और नेहरू रिपोर्ट जो है वो वहदानी निज़ाम हुकूमत का मुतालबा कर रही है। अब सोच क्या है? सोच ये है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और हिंदू पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अपना गलबा कायम करना चाहते हैं, जबकि मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म जो हैं वो चाह रहे हैं
کہ ہم اس کے غلبے سے جتنا بھی بچ سکتے ہیں بچ جائیں، کیونکہ ان کے انڈین نیشنل کانگریس نے ماضی کے اندر جس طرح مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کر رکھا تھا، تو مسلمان جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ اگر اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنے گا، جیسا کہ 1937 سے 1939 تک جو کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں، اور ان کانگریسی وزارتوں نے جو ہے پھر جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا، تو انہی خدشات کے پیش نظر جو ہے ہندوستان کے اندر وفاقی نظام حکومت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اور پھر 1935 میں جب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نافذ ہوا تو اس میں پھر مسلمانوں کا ہی مطالبہ تسلیم کیا گیا تھا، چونکہ وہ حقیقت پر مبنی تھا اور برطانوی حکومت اس کو رد نہیں کر سکی تھی، اور اس ایکٹ کے اندر جو ہے وہ وفاقی نظام حکومت ہی رائج کیا گیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیچ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے ہم اجازت لیں، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں جو ہے اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور آپ کی رائے جو ہے اس لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ آپ جب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اگر کوئی ہمارے اس ویڈیو کی تیاری کے اندر جو ہے کوئی ہمارے خامی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو آپ جب اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ اس غلطی کو نہ دہرایا جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری اس کاوش کو، ہمارے اس کام کو، تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ جو کام ہے وہ مختلف لوگوں کے جو ہے ان کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہو رکھا ہے، اور ان کو مختلف امتحانات کی تیاری کے لیے جو ہے بڑا مفید ثابت ہو رکھا ہے۔ تو یہ یقیناً جو ہے ہمارے لیے اعزاز کی بات بھی ہوتی ہے، ہمارے لیے آنر بھی ہوتی ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم انہی دو چیزوں سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے سے وابستہ جو دیگر لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔